नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को एक अदालत ने मौत की सज़ा सुना दी है। ये खबर आपने पढ़ी होगी। अब आप इस खबर का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। पहले थोड़ा सा ब्यौरा खबर का क्या है। ये पिछले साल यानी 2022 अगस्त में इन्हें गिरफ्तार किया था। जो कतर की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने गिरफ्तार किया था। ये काम कर रहे थे, एक निजी कंपनी अल दहर नाम था और इसका मालिक था ओमान का एक अमीर। इस कंपनी को ठेका मिला था कतर सरकार से कतर के नौसेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का, और उसके लिए इस कंपनी ने इन लोगों को एम्प्लॉय किया था और बहुत सारे जो है भारतीय कर्मचारी थे उसमें। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ साथ मालिक को कंपनी के गिरफ्तार किया गया। कंपनी बंद कर दी गई। जो लोग काम करते थे ज़्यादातर भारतीय थे, वो लौट आए भारत। इन 8 लोगों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। जो कंपनी का मालिक था उसको 2 महीने बाद रिहा कर दिया गया, वो चला गया, अपने देश चला गया। इन लोगों पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है, ये उनको नहीं बताया गया। बड़ी मुश्किल से जो है काउंसलर एक्सेस दी, फिर घर के लोगों से बात करने की परमिशन दी। बीच में ऐसा लगने लगा था कि हफ्ते में एक दिन जो है घर वालों से फ़ोन पर बात करने की परमिशन मिली तो लगा कि मामला ठीक हो रहा है, ये लोग छूट जाएंगे। 26 अक्टूबर को यानी अभी कल जो है एक निचली अदालत ने इन लोगों को मौत की सज़ा सुनाई और आरोप ये लगाया कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और इसके सपोर्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर किसने किया, दिया किसने, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है और ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है क्या, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसके अलावा कोई आरोप, कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। इनके ऊपर और कोई आरोप है या इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं जिनमें मौत की सज़ा मिल रही है, उसके बारे में न इनको बताया गया है, न भारतीय दूतावास को बताया गया है, न अदालत में इसका खुलासा किया गया। आपको मालूम है कि कतर में अदालतों का क्या हाल है। वहाँ अदालतें सरकार के इशारे पर चलती हैं। वो एक तरह का धोखा है। अदालत जो है नाम के लिए है, वो हुक्म जो है वो सरकार का चलता है। किसी अदालत की इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार की मर्जी के खिलाफ जो है कोई फैसला सुना दे। और कतर के अमीर को ये अधिकार है कि किसी भी अदालत से सुनाई गई मौत की सज़ा को वो माफ़ी में बदल दे। तो इससे आप वहाँ की न्याय व्यवस्था के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनको जो है काफ़ी समय तक कन्फाइनमेंट में रखा गया, फिर अब सेल में रखा गया है। अभी 23 अक्टूबर को कतर में जो हमारे राजदूत हैं उनको इन 8 अधिकारियों से मिलने की मंजूरी मिली है। अब भारत सरकार बिल्कुल स्तब्ध है कि अचानक इस तरह से ऐसा क्या हो गया। तो ये तो हुआ घटनाक्रम। इस घटनाक्रम के पीछे की बात समझिए। और ये भी एक खबर है कि ये जो 8 अधिकारी हैं ये कतर सरकार के लिए, कतर नौसेना के लिए एक स्टील्थ सबमरीन बनाने में मदद कर रहे थे। सब कुछ आप जितना जानकारी है पब्लिक डोमेन में है वो सब आपको उससे लगेगा कि जो कुछ कर रहे थे वो कतर सरकार की मदद के लिए, कतर देश की मदद के लिए कर रहे थे। वो कोई अपने देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे, वो कतर सरकार की मदद के लिए कर रहे थे और जिसमें उनका एक्सपर्टीज़ है। ये नौसेना के जो है प्रमुख अधिकारी रहे हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं। और इनमें से एक पूर्णेंदु तिवारी हैं जिनको ओवरसीज़ सिटीज़न का जो है वो पुरस्कार भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले दिया था। कुछ दिन पहले मतलब जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तब दिया गया था। तो ये लोग कोई ऐसे अननोन लोग नहीं थे, इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कोई जासूसी या इस तरह के किसी गैर कानूनी गतिविधियों में कभी शामिल रहे हों। फिर सवाल है कि हुआ क्या। तो इसकी टाइमिंग आप देखिए तब आपको समझ में आएगा। और उससे पहले समझिए कि कतर से हमारे संबंध कैसे हैं। हमारे संबंध नरम गरम है। कतर के अमीर 2015 में भारत आए थे। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर की यात्रा पर गए थे। भारत और कतर में $50 बिलियन का व्यापार होता है। कतर में जो टेलीकॉम से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं वो भारतीय इंजीनियर और भारतीय एक्सपर्ट्स पूरा कर रहे हैं, वो चला रहे हैं।
कतर की निर्भरता भारत पर काफ़ी कुछ है। अनाज, अभी जब अनाज की क्राइसिस हुई तो भारत ने अनाज दिया कतर को, लेकिन कतर हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता रहा है। ओआईसी में वो लगातार भारत के खिलाफ स्टैंड लेता रहा है। और कतर और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, कतर सरकार और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, दोनों के अच्छे संबंध हैं। तो इसमें एक इनकी गिरफ्तारी के पीछे माना जा रहा है कि आईएसआई का कि कुछ न कुछ भूमिका है, लेकिन ये फांसी की सज़ा में आईएसआई की भूमिका होगी ऐसा लगता नहीं। फिर क्या कारण हो सकता है? कारण अगर आप खोजने जाएंगे, देखिए इस समय जो चीज़ें अलग अलग देशों में हो रही हैं उनके पीछे, ज़्यादातर के पीछे जियोपॉलिटिक्स है। ये हमास का जो हमला इजराइल पर है, जो बाइडेन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो कहा कि ये जो कॉरिडोर बन रहा था इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए, उसके कारण ये हमला हुआ, उसको रोकने के लिए। उसमें रेलवे नेटवर्क बन रहा था, पोर्ट बन रहा था, उसके जरिए भारत का व्यापार यूरोप को 40% बढ़ जाता। इसमें फ्रांस शामिल था, इसमें जर्मनी शामिल है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल है। और ये आखिर में ये जो कनेक्टिविटी बन रही थी, इसका आखिरी पड़ाव होता इजराइल में जो पोर्ट बना है हाइफा। तो ये सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी फांसी की सज़ा क्यों? ये एक सवाल है जिसका जवाब खोजना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए कि कतर के स्वभाव को, कतर के अतीत को अगर आप समझेंगे, वर्तमान को भी समझेंगे, तो ये बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। कतर हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, कतर आईसिस का समर्थन करता है, कतर हमास का समर्थन करता है। और भारत सरकार ने हमास के आक्रमण के साथ ही ये घोषणा की कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और उसने इजराइल पर, उसके निर्दोष नागरिकों पर हमला किया है और उसकी निंदा की है। हमास का विरोध कतर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बहुत सारे अरब देश हैं जो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हमास एक आतंकवादी संगठन है, ये भारत सरकार ने कहा तो भारत सरकार को जवाब देना था, और कुछ करने की तो हैसियत है नहीं, हिम्मत है नहीं। तो भारत के नागरिक वहाँ, चूँकि कतर में 8,80,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, काम करते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इसको देखते हुए भारत सरकार की सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है, उससे अपने नागरिकों की चिंता है। भारत सरकार जल्दी ही कर सकती है, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई एडवाइजरी जारी कर सकती है। भारत सरकार ने कहा है कि जो कुछ भी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का बयान है कि कानूनी रूप से और उसके अलावा दूसरे तरीकों से, डिप्लोमेटिक तरीके से जो कुछ भी किया जा सकता है किया जाएगा इन अधिकारियों को छुड़ाने के लिए। इनको, क्योंकि ये लोअर कोर्ट का फैसला है, इसके बाद हायर कोर्ट में जाएगा और फिर अमीर पर है कि वो चाहें तो माफ़ी दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अदालत के फैसले का कोई मतलब नहीं है। मतलब होगा भारत सरकार और कतर सरकार के बीच में जो बातचीत होगी। कतर सरकार इसके बदले में क्या चाहेगी और क्या भारत वो देने को तैयार होगा, इसका सवाल होगा। कतर की सरकार हमास की समर्थक है, आईसिस की समर्थक है, हिजबुल्लाह की समर्थक है, ये कोई दबी छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन एक और पेच है, कतर पर दुनिया के अगर किसी एक देश का सबसे ज़्यादा प्रभाव है तो वो है अमेरिका। अमेरिका क्या इस मामले में भारत की कोई मदद करेगा? क्योंकि अमेरिका को आप बिल्कुल सीधा साधा ना समझिए, वो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है, बढ़ना चाहता है। चीन को घेरने के लिए क्वाड में शामिल है, उसके अलावा इस कॉरिडोर को लेकर भी बहुत उत्साहित था। ये सब कुछ होने के बावजूद और अमेरिका को ये भी लगता है कि अगर चीन से लड़ना है तो भारत को साथ लिए बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अमेरिका को डर है। अब आप कहेंगे अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे अमीर देश, इतना प्रभाव है दुनिया में, वो भारत से क्यों डरेगा? भारत से डर की वजह है भारत की बढ़ती हुई ताकत। अमेरिका को लग रहा है कि चीन से लड़ाई में हम भारत का साथ ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है,
चीन से निकलकर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको एनकरेज भी कर रहे हैं कि भारत में जाए। ये सब करते करते ऐसा ना हो कि भारत इतना ताकतवर हो जाए कि हमारे लिए कंट्रोल करना संभालना मुश्किल हो जाए। तो वो भारत को बढ़ाना भी चाहता है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं बनने देना चाहता कि वो अमेरिका के लिए चुनौती बन जाए। तो यहाँ भी एक पेच है। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स का खेल है, जिसमें हमारे नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी फंस गए हैं। उनको बचाकर लाना, और जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है ऐसे मामलों में, जो उसका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि वो इन 8 अधिकारियों को छुड़ा कर लाएगी। इन अधिकारियों के परिजनों से भी सरकार के नुमाइंदे संपर्क में हैं। सरकार लगातार उनकी मदद कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी इस संबंध में कोई हल निकले और इनको वापस लाने का रास्ता खुले। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है उसका जो असर है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, उनकी जो धाक है, उनका जो प्रभाव है, उसके कारण ऐसा करने में भारत सरकार सफल होगी। सवाल सिर्फ है टाइम का। और ये भी सोचना है कि कतर जैसे देशों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको याद होगा अभी जब फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था तो कतर ने भारत के विरोध के बावजूद जाकिर नाइक को वहाँ मेहमान के तौर पर बुलाया था, उसके कार्यक्रम करवाए, वो उसकी स्पीच करवाई। तो कतर भारत विरोधी तत्वों का समर्थन करने, उत्साह देने और उनकी फंडिंग करने, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, आईसिस हो, इन सबको केवल संरक्षण समर्थन नहीं देता है, इनकी फंडिंग भी करता है। कतर के पास पैसा बहुत है। पर कैपिटा जीडीपी के मामले में दुनिया का सबसे अमीर देश है कतर। तो इसलिए पैसा है और जियोपॉलिटिक्स में उसका असर है, इसका फ़ायदा वो उठाता है और वो भारत विरोधियों के साथ हमेशा खड़ा नज़र आता है। हालांकि भारत से संबंध सुधारना चाहता है, भारत से संबंध सुधारने के संकेत भी मिल रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वो भारत विरोधी तत्वों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आता है, ज़्यादा सहज नज़र आता है बजाय भारत के। तो इस जियोपॉलिटिक्स में उलझकर क्या इन पूर्व नौसैनिकों की ज़िंदगी खतरे में पड़ेगी? मुझे विश्वास है कि भारत सरकार ऐसा होने नहीं देगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।